साथियों, राजभाषा है। राजभाषा को भाग 17 के अंदर रखा गया है। उसमें आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक इसमें आर्टिकल हैं और अनुसूची 8 में रखा गया है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। और प्रतिवर्ष 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये दो चीज़ें इसमें 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। हम इन आर्टिकल्स को 4 भागों में रख सकते हैं, या रखा भी गया है। इनको 4 भागों में रखा गया है इन आर्टिकल्स को, 343 से लेकर 351 तक। पहले दो जो हैं 343 और 344, इसमें संघ की राजभाषा के बारे में है। उसके बाद 345, 46 और 47, ये 3 हैं। इस तरह से बांटेंगे हम इनको, पहले 2, फिर 3, उसके बाद फिर 2 और फिर 2। ये इस तरह से हम इनको आर्टिकल में बांटेंगे। पहला संघ की राजभाषा, और दूसरे में आ जाएगा 3 आर्टिकल हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं इसमें, और तीसरे में भी 2 भाषाएं हैं, वो 2 आर्टिकल हैं, 348 और 349। इसमें न्यायपालिका की भाषा है। और उसके बाद 350 और 51 में विशिष्ट निर्देश दिए हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 29, 30, 120 और 210 ये भी भाषा से संबंधित है। आगे बात करेंगे इनके बारे में। ठीक है। सबसे पहले है आर्टिकल 343 का क्लोज 1। इसमें यह व्यवस्था की गई कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी। राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि देवनागरी होगी। और संघ के जो शासकीय कार्य हैं उनके प्रयोग के लिए होने वाले जो अंक प्रयोग होते हैं 1, 2, 3, 4 ये अंतर्राष्ट्रीय रूप के होंगे। ठीक, ये 343 में बात कही गई है। 343 का क्लोज नंबर 2 है। इसमें 343(2) के तहत यह प्रावधान किया गया था कि संविधान प्रारंभ होने के 15 वर्षों, यानी कि संविधान प्रारंभ हुआ 1950 से, और उसके बाद 1950 से 1965 तक, यानी कि 1950 से 1965 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग आधिकारिक रूप से होता रहेगा, जैसे पहले 1950 से पहले होता रहा था। तो ये इस तरह से इसमें ये बात कही गई है कि 1950 से पूर्व जिन प्रयोजनों में इंग्लिश यूज होती थी, तो अगले 15 वर्षों तक भी होता रहेगा। इसके लिए संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 अधिनियमित किया गया था। इसके अनुसार इसमें क्या किया गया था, इसमें यह अधिनियम क्यों आया था? ये इसलिए आया था कि जो सभी सरकारी कार्य हैं उस संसद की कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को 1965 के बाद हिंदी के साथ जारी रखने का प्रावधान किया गया था, क्योंकि आर्टिकल 343(2) में 15 वर्षों तक की बात की गई थी अंग्रेजी के प्रयोग की। और इसमें जो है अंग्रेजी भाषा को हिंदी के साथ जारी रखने का प्रावधान किया गया था राजभाषा अधिनियम 1963 में। इसके बाद इसमें अंग्रेजी का प्रयोग कब तक जारी रहेगा यह नहीं बताया गया था। अंग्रेजी का प्रयोग कब तक जारी रहेगा ये नहीं बताया गया था, इसीलिए इसमें संशोधन हुआ था। राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन हुआ था 1967 में। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 ये इसीलिए हुआ था क्योंकि बताया नहीं गया था कि अंग्रेजी का प्रयोग कब तक होना है 1965 के। अब ये इसमें क्या गया था, संशोधन करके कुछ विशिष्ट मामलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया था। ये कुछ मामले ऐसे होंगे जिनमें अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य होगा, उस सीमा को खत्म कर दिया गया था। अब इसमें आर्टिकल 344 आता है। 344 इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति के प्रावधान है 344। आर्टिकल 344 का क्लोज 1 भी आ सकता है, वो इसी में ही है। राजभाषा आयोग की नियुक्ति संविधान के प्रारंभ से, इसमें क्या कहा गया था राजभाषा आयोग की नियुक्ति के बारे में कि प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति तक, जब ये नियुक्ति हो जाएगी इसकी, तो प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर, संविधान के प्रारंभ से, संविधान का प्रारंभ 1950 से, इसके प्रारंभ से 5 वर्ष के समाप्ति पर, और उसके अगले 10 वर्ष के बाद समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी राजभाषा आयोग की नियुक्ति। ये बात की गई है। तो 1955 इसमें 5 वर्ष की समाप्ति के बाद की बात की है। तो 1955 में राष्ट्रपति बीजी खैर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की थी। इसके अलावा आर्टिकल 344 का 4 क्लोज है, इंपॉर्टेंट है ये। 344 का क्लोज 4, इसमें राजभाषा
के लिए संसदीय समिति का गठन किया गया था। राजभाषा संसदीय समिति का गठन किया गया था और संसदीय समिति का गठन राजभाषा अधिनियम 1963 के अधीन किया गया था 1976 में। ठीक है, ये आर्टिकल 344 में इतना भी याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 344 में संसदीय समिति का गठन किया गया था, 1976 में किया गया था और 1963 के अधीन किया गया था राजभाषा अधिनियम, और इसमें संशोधन हुआ था 1967। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ऐसे ही याद रख सकते हैं। आर्टिकल 345, आर्टिकल 345 है, अब ये क्षेत्रीय भाषाएं हैं 343 और 344, इसमें तो संघ की राजभाषाएं आ गई थी। अब 345, 46 और 47 इसमें क्षेत्रीय भाषाएं हैं। इसके तहत अब 345 में देखेंगे, इसके तहत किसी भी राज्य को अपनी क्षेत्रीय राजभाषा चुनने का अधिकार है। इस संबंध में कुछ प्रावधान किए गए थे, उसमें से एक इम्पोर्टेंट है, वो इसमें मैंने मेंशन किया है, जो ये है। ये इम्पोर्टेंट प्रावधान ये था इसमें कि कोई भी राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषा राजभाषा चुन सकता है, लेकिन एक उपबंध के साथ कि किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने के रूप में किसी एक या एक से अधिक भाषा अथवा हिंदी भाषा का चुनाव कर सकता है, लेकिन जब उस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी नहीं होगी। अगर उस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी नहीं है तो तब ये प्रावधान लागू होगा। आर्टिकल 346, आर्टिकल 346 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य जो पत्राचार है वो किस भाषा में किया जाएगा, पत्राचार जो है वो किस भाषा में किया जाएगा, इसका प्रावधान 346 में किया गया है। याद रखना, 345 में राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषा चुन सकता है, उसका अधिकार है। 346 में पत्राचार किस भाषा में करना है, जैसे एक राज्य है दूसरा राज्य इधर है, ये आपस में किस तरह से बात करेंगे, किस भाषा में बात करेंगे, तो इसमें 346 में प्रावधान दिया गया है। लेकिन 2 से अधिक राज्य आपस में परस्पर समझौते से या राजभाषा हिंदी को स्वीकार कर सकते हैं पत्राचार के लिए। ठीक है, आर्टिकल 347 है। आर्टिकल 347 में जब राष्ट्रपति इस बात पर संतुष्ट हो कि किसी राज्य की जनसंख्या का अधिकतर भाग उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता चाहता है, यानी जब राष्ट्रपति इस बात पर संतुष्ट हो जाता है कि कोई राज्य की जनसंख्या अधिकतर जनसंख्या का भाग है, जो बहुल जनसंख्या है उसके द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसका वो राज्य द्वारा मान्यता चाहता है, तो वह ऐसी भाषा को राज्य की औपचारिक भाषा के रूप में मान्यता देने का निर्देश दे सकता है। यह आर्टिकल 347 में बात की गई है। संघ के 9 राज्यों की राजभाषा हिंदी है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो इनमें ये 9 राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है। अनुच्छेद 348, आर्टिकल 348 में अब इसमें 345, 46, 47 संघ की राजभाषा। अब इसमें न्यायालय की भाषा के बारे में है। न्यायालय की भाषा क्या होगी, 348 और 349। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों व संसद तथा राज्य के जो विधानमंडल हैं इनके सदनों की कार्यवाही जो होगी वो किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, ये इस बारे में बताया गया है। इसके लिए कुछ उपबंध हैं, जैसे इंपॉर्टेंट उपबंध है। और उपबंध कब तक, जब तक संसद कोई अन्य उपबंध न बना दे, यानी कि कोई कानूनी प्रावधान न बना दे, उससे पहले तक ये उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय प्रत्येक की कार्रवाई केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। उच्च न्यायालय की और उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी, ये इसमें प्रावधान है। इसके अलावा कोई भाषा तभी यूज होगी जब संसद कोई उपबंध बना दे। इसके अलावा संसद या राज्य स्तर पर सभी विधेयक, अधिनियम, आदेश, अध्यादेश और नियमों व उपनियमों की भाषा भी अंग्रेजी ही होगी, यह भी इसमें उपबंध है, तब तक जब तक संसद कोई अन्य उपबंध न बना दे। यदि राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय में हिंदी या किसी अन्य राजभाषा को कार्यवाही भाषा का दर्जा दे, लेकिन न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, आदेश पर डिग्री केवल अंग्रेजी भाषा में ही होंगे, उन पर यह लागू नहीं होगा। अगला है आर्टिकल 349। आर्टिकल 349, 348, 349। ठीक, इसमें दोनों किस चीज से संबंधित है, न्यायालय की भाषा क्या होगी। ठीक है, इसमें एक प्रावधान है 349 में, यह संविधान के प्रारंभ के 15 वर्षों की अवधि के दौरान और
जो 349 था ये 15 वर्षों तक ये प्रभावी रहा था। तो संविधान के प्रारंभ के 15 वर्षों की अवधि के दौरान राजभाषा से संबंधित कुछ कानूनों को बनाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का वर्णन करता है। ये राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को मंजूरी तभी देगा जब वह राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 344(1) के तहत गठित आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही ऐसा करेगा। यानी अभी इससे पहले जो बात हो रही थी आर्टिकल 348 में कि जो विधि ये संसद अगर कोई उपबंध ना बना दे तो उससे पहले उनकी भाषा अंग्रेजी ही रहेगी। तो इस बारे में ये प्रावधान है, इस बारे में बताया गया कि संबंधित कुछ अगर कानून बनाएगी तो एक विशेष प्रक्रिया का वर्णन करता है ये। और राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को मंजूरी तभी देगा जब राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया, यानी कि राष्ट्रपति पूर्व मंजूरी से ही पेश किया जाएगा उस तरह का विधेयक। और राष्ट्रपति 344(1) के तहत गठित आयोग राजभाषा आयोग है, 344(1) के तहत गठित हुआ है, उसकी सिफारिश पर विचार करने के बाद ही ऐसा करेगा। तो यह आर्टिकल 349 से इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है। अनुच्छेद 350, आर्टिकल 350 में क्या है? अब आर्टिकल 350 और 351 इसमें एक कुछ विशेष बंद दिए गए हैं। जैसे सभी नागरिकों का यह अधिकार प्रदान करता है आर्टिकल 350 कि वह अपनी शिकायत के निवारण हेतु संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है। किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है। उस आवेदन को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह राजभाषा में नहीं है। मान लीजिए किसी की भाषा इंग्लिश है, राजभाषा इंग्लिश है और उसने अपनी भाषा में दे दिया है, उसने किसी दूसरी भाषा में दे दिया है, तो वो इस बात पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि वो भाषा राजभाषा होनी चाहिए, भारत की 22 भाषाओं में से होनी चाहिए, ये बात भी है कि इसमें 22 भाषाओं में से होनी चाहिए। तो वो इस बात पर अस्वीकार नहीं करेंगे कि वो राजभाषा में नहीं है, उस स्टेट की या उस राज्य की या उस संघ की राजभाषा में नहीं है। ये बात इसमें की गई है। एक बार इसको पढ़कर समझ सकते हैं अपने आप भी। अनुच्छेद 350 के आर्टिकल 350 क्या जोड़ा गया था और ये कब जोड़ा गया था? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 350 क्या जोड़ा गया था। इसमें क्या है? इसमें प्रत्येक राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरण को राज्य के भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चे, जो भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चे हैं, उनको प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का प्रावधान उनकी मातृभाषा में देने हेतु किया जाएगा। यानी कि कोई अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं, वो उर्दू बोलते हैं या इंग्लिश जानते हैं, तो उनकी जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा होगी वो उन्हीं की मातृभाषा में देने का अधिकार होगा, देने का कर्तव्य होगा। ये इसमें बताया गया प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकरण को। राष्ट्रपति भी इस विषय पर निर्देश दे सकते हैं। यह प्रावधान जोड़ा गया था 350 के 1956 में जोड़ा गया था 7वें संविधान संशोधन द्वारा। इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 351 संघ को हिंदी भाषा के विकास और प्रचार का कर्तव्य सौंपा गया था 351 के द्वारा। यानी कि 351 में हिंदी भाषा के विकास और प्रचार का कर्तव्य संघ का होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। पहले इसमें 22 भाषाएं हैं। सबसे पहले इसमें 14 ही भाषाएं थी। पहले 14 के बाद फिर एक सिंधी भाषा जोड़ी गई, फिर 3 भाषा इसमें जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, तब जाकर के टोटल ये 22 भाषाएं हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। 96वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। इम्पोर्टेंट है ये भी। इसमें उड़िया को ओडिया में परिवर्तित कर दिया गया था। उड़िया एक शब्द था, इसको ओडिया में परिवर्तित कर दिया गया था। ओडिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 20 फरवरी 2014 को दिया गया था, 20 फरवरी 2014 को। उसके बाद से 2024 में अक्टूबर 2024 में 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इससे पहले 6 ही भाषा थी जिन्हें राजभाषा का दर्जा मिला हुआ था। शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ था। भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की शुरुआत 2004 से की गई थी। 2004 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 2004 से शुरुआत की गई थी। अभी तक 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। ठीक है, इसमें सबसे पहले 2004 में जो जोड़ी गई थी 2004 में, उसके बाद 2005 में जोड़ी गई थी, 2004 में जोड़ी गई थी तमिल। सबसे पहले तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। उसके बाद संस्कृत को भाषा का दर्जा दिया गया था। और 2008 में 2 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था।
ये थी तेलुगु, ये तेलुगु और कन्नड़, ये 2 भाषाएं थी इनको। और 2013 में मलयालम को दिया गया था, मलयालम। और 2014 में इसमें बात की गई है, 2014 में ओडिया को दिया गया था 2014 में, ठीक है। इसके बाद अक्टूबर 2024 में 5 राज्य और अन्य भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है। तो अब टोटल 11 ऐसी भाषाएं हैं जो शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत हैं, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, सिंधी भाषा, इसको 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया था। 15 भाषाएं हो गई थी इसके जुड़ने के बाद, 15। इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इसको 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 71वें। और ये 1992 में हुआ था, 71वां 1992 में। अब इसमें 3 भाषा जोड़ने के बाद अब भाषा हो गई थी 18। मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संताली, इसको 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। 4 और जोड़ने के बाद अब ये टोटल 22 राजभाषा हो चुकी थी। भाषा संबंधी अन्य प्रबंध हैं, जैसे आर्टिकल 29, शुरू में बात की थी कि आर्टिकल के बारे में बाद में बात करेंगे। तो आर्टिकल 29, इसमें भारत के जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों के संरक्षण के बारे में, जैसे वे अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं, उनके हितों का संरक्षण अल्पसंख्यकों के लिए। आर्टिकल 30, धर्म या भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन का अधिकार होगा, ये आर्टिकल 30 में बात की गई है। आर्टिकल 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित है और नागरिकों के किसी भी वर्ग तक विस्तारित नहीं किया गया है। जो अपने रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन का जो अधिकार होगा केवल वो अल्पसंख्यकों का होगा। आर्टिकल 120, संसद का इंपॉर्टेंट आर्टिकल 120, संसद का जो कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष या राज्य का सभापति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे सकता है या नहीं बोल सकता हिंदी या अंग्रेजी, तो उसको उसकी मातृभाषा में सदन में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है, ये भी है, ठीक है। और इसके लिए ये 120 है, 210 ये राज्य पर, विधानमंडल पर लागू होता है, ठीक है। ये विधानमंडल पर लागू होता है सेम इसी तरह, जिस तरह से 120 ये संसद का, ठीक है, संसद के लिए है, तो ऐसे ही 210 विधानमंडल के लिए है। तो ये राजभाषा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान थे, राजभाषा, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आई होप इससे ज़्यादा जो है और कुछ जानने की आवश्यकता है भी नहीं।